नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तीनों जानकारियों को विस्तृत रूप से प्राप्त करते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली जानकारी खुशखबरी है, स्पर्श ने दी बड़ी सौगात, अब नहीं रुकेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, दिसंबर महीने का पेंशन क्रेडिट होने से पहले पहले स्पर्श ने ये बड़ी खुशखबरी दी है दोस्तों। जी हां, अब ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, जिसमें स्पर्श की तरफ से ये अलर्ट मैसेज है। अब इस मैसेज में स्पर्श की तरफ से ये जानकारी दी गई है दोस्तों कि एनुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर पेंशनर ड्यू इन नवंबर 2023 हैव बीन एक्सटेंडेड टिल जनवरी 2023। ये जनवरी 2024 है, 23 गलती से लिखा गया है। आगे, प्लीज सबमिट योर लाइफ सर्टिफिकेट टू इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ पेंशन आफ्टर जनवरी 2023, यानी कि ये भी जनवरी 2024 है। यानी कि दोस्तों, नवंबर में जिनका भी लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू था, जीवन प्रमाण पत्र ड्यू था, उसका समय अभी बढ़ा करके जनवरी 2024 कर दिया गया है। यानी कि आप अगर जीवन प्रमाण पत्र सबमिट नहीं कर पा रहे थे या आपका किया हुआ भी रिजेक्ट हुआ था, तो आपको अभी घबराने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पेंशन नहीं रुकने वाला है। 31 जनवरी 2024 के अंदर अंदर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। टाइम एक्सटेंशन कर दिया है स्पर्श की तरफ से। अब साथ ही साथ मैं स्पर्श के टेक्निकल टीम को एक बात के ऊपर चेताना चाहता हूं। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, जिस मैसेज में अलर्ट जो दिया गया है, उसमें 2024 के जगह पर 2023 लिखा गया है, जो कि बड़ी सोचने वाली बात है। एक सिंपल सा मैसेज है, छोटा मैसेज है। अगर इस छोटे से मैसेज में पूरा अगर 2023 के 24 के जगह 23 लिख देंगे, तो इतनी बड़ी गलती अगर इतनी छोटे मैसेज में आप करेंगे, तो पेंशनर्स के डाटा में जो गलतियां हो रही हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का प्रमोशन का डेट गलत है, किसी का रैंक गलत है, उनको सुधारेंगे कैसे? तो संजीदगी से काम कीजिए और पेंशनर्स के साथ इस तरीके का, इससे आपकी ही फजीहत होती है, क्योंकि पूरे देश में लाखों की संख्या में पेंशनर्स इस वेबसाइट को विजिट करते हैं और ऐसे अलर्ट मैसेज को देखते हैं। अगर उनको इस तरीके से 2023 दिखेगा 24 के जगह पर, तो एक तो कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा और आपकी फजीहत भी होगी। तो ऐसे चीजें तो ना करें। साथ ही साथ जो पेंशनर्स का डाटा है, उसको भी थोड़ा संजीदगी से इंपोर्ट करें, संजीदगी से उस पर काम करें, ताकि इस तरीके की गलतियां ना हो। चलिए दोस्तों, अगली जानकारी, इक्वल एमएसपी नेक्स्ट डेट 6 फरवरी 2024। जी हां दोस्तों, इक्वल एमएसपी के ऊपर तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के बाद तारीख और अगली तारीख मिली है 6 फरवरी 2024 के लगभग 1.5 महीने के बाद की। दोस्तों, 20 दिसंबर 2023 को सुनवाई थी। अब उस सुनवाई में सुनवाई नहीं हो पाई उस दिन, क्योंकि ट्रांसफर्ड वाले केस आ गए थे। क्यों ट्रांसफर्ड केस एमएसपी के बेंच में आए? क्योंकि दूसरे बेंच से केस ट्रांसफर होकर एमएसपी वाले बेंच में आना और एमएसपी की जो दी गई जो समय सीमा थी, उस समय से पहले उन केसेस को सुना जाना जो ट्रांसफर वाले केस थे, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता है। तो ऐसा माननीय कोर्ट की तरफ से भी नहीं होना चाहिए था। जो भी शेड्यूल उसमें बनाते हैं, कम से कम एमएसपी के केस को, जितने केस पहले से शेड्यूल हैं, उनको सुने जाने के बाद फिर ट्रांसफर वाले केस रखे जाने चाहिए थे। लेकिन हालांकि अब कोर्ट में जो भी काम करने का तरीका है, उसी तरीके से कोर्ट आगे बढ़ेगी, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी एमएसपी का केस लाखों पेंशनर्स के इमोशन से जुड़ा हुआ केस है, तो एमएसपी जैसे महत्वपूर्ण केस को पहले सुना जाना चाहिए था, उसके बाद ही ट्रांसफर वाले केस आने चाहिए थे। एमएसपी से पहले ट्रांसफर वाले केस क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम आशा करते हैं कि आगे जो 6 फरवरी 2024 का डेट दिया गया है, उस डेट में सुनवाई पूरी हो और माननीय कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ फैसला सामने आए। चलिए दोस्तों, अगली जानकारी, स्टडी रिपोर्ट, कौन कितना जीता है? रिटायरमेंट के बाद हम जो फौजी हैं, वो कितना जीते हैं? एक स्टडी रिपोर्ट है, जिसके ऊपर सतबीर सिंह साहब ने भी कल ट्वीट किया है। ये जो ट्वीट आप देख पा रहे हैं, ये सतबीर साहब का ट्वीट है। अब इस ट्वीट में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड रिसर्च इन मैन पावर IARMS का जो है एक स्टडी रिपोर्ट का एक हवाला उन्होंने दिया है। में उसके साथ एक कोई स्टडी हुई थी ड्यूरिंग 5th CPC की बात है ये। और इसमें यह सामने आया कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो सिविल के एम्प्लॉइज होते हैं, वो 77 साल तक जीते हैं रिटायरमेंट के बाद। जो रेलवे वाले होते हैं 78 साल तक जीते हैं। हालांकि फौज के ऊपर इस तरीके का कोई सर्वे नहीं हुआ है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जो सर्विस हेडक्वार्टर्स की तरफ से जो डाटा सामने आया है, कई सारे ऐसे रिपोर्ट सामने आया, उससे यह पता चलता है कि दोस्तों, अगर एक सिपाही से लेके हवलदार की बात करें, तो आफ्टर रिटायरमेंट उनके जिंदा रहने की जो एवरेज उम्र है, वो 59 साल से 64 साल, यानी कि रिटायरमेंट के बाद हम जीते ही कितना है। आप सोच के देखिए दोस्तों,
एक सिपाही से लेकर हवलदार की जिंदा रहने की रिटायरमेंट के बाद जो एज है, एवरेज एज है, वो है 59 साल से 64 साल, जो कि बहुत सोचने वाली बात है। और जेसीओ की 67 साल, अगर सिविल के साथ कंपेयर करें तो ये भी कम है। और ऑफिसर्स की 72.5 यानी कि 72.5 साल, सिविल के कंपैरिजन में ये भी कम है। तो दोस्तों फौजी जब रिटायर होता है तो उसकी जिंदगी जो है, देखिए कितना वो जीता है, अगर आप इसको सिविल के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम है। और इनके आपस में भी आप कंपेयर करें, ऑफिसर से जवान कितना कम जीता है, जेसीओ से जवान कितना कम जीता है, ऑफिसर से जेसीओ कितना कम जीता है। तो आप देखिए जो सर्विस कंडीशंस है, जो जो फौज में रहते हुए जो जिस तरीके का जिंदगी जिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है इसके ऊपर। तो एमएसपी ऐसे ही नहीं दिया गया है। एमएसपी जब दिया गया दोस्तों, वहां पर रिगर्स ऑफ लाइफ की बात कही गई है। एमएसपी को जब लागू किया गया था छठे पे कमीशन में, तो जो जीवन की कठिनाइयां हैं फौजी जीवन की, उसके वजह से ही एमएसपी दिया गया है। तो आप देखिए फौजी जीवन की कठिनाइयां कहां पर असर डाल रहा है। तो अगर ऐसा है तो एमएसपी में, ओआरओपी में, सीपीसी में, नोशनल मैक्सिमम में जवानों को घाटा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं जवानों के इस मुद्दे को जोरों शोर से उठाया जा रहा है, जिससे कि जवानों का ये जो फैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है कि जवान 59 से लेके 64 साल तक की उम्र तक ही जीता है आफ्टर रिटायरमेंट, जो कि बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और दोस्तों आज ये जो ट्वीट कर रहे हैं सदगीर साहब, उन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं उस समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जब ओआरओपी का केस चल रहा था। ओआरओपी के केस में अगर इस मुद्दे को भी रखते कि जवान को ज्यादा फायदा मिले, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जवान जीता ही इतना है, तो कहीं ना कहीं उस समय हो सकता है माननीय कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ जो है बात होती, हो सकता है उस केस को, उस पॉइंट को कंसिडर किया जाता, और कुछ नहीं तो कम से कम एक स्टडी के लिए कमिटी ही बन जाती कि ये जो डाटा है, ये जो आंकड़े हैं, ये एक ऑफिशियल आंकड़े बन जाए, ताकि कोई स्टडी हो, कोई ऑफिशियल रिपोर्ट निकल के आए कि हाँ ये एक्चुअल में ये डाटा है, तो उसके ऊपर फिर आगे कार्रवाई हो सकती थी। कोई भी आगे पे कमीशन वगैरह आएगा तो उस समय में इन बातों को जो है ध्यान में रखते हुए पे कमीशन निर्धारित किया जा सकता था। तो अगर आप सोचिए एक सिपाही से हवलदार का 59 से 64, जेसीओ का 67 और ऑफिसर का 72.5 साल ही अगर जीवन है आफ्टर रिटायरमेंट, तो बहुत बड़ी सोचने की जरूरत है। जो 1971-72 से जो थर्ड पे कमीशन के समय में जो फौज के लिए अलग से जो है पेंशन की व्यवस्था की गई थी, कुछ ना कुछ सोच कर, कुछ ना कुछ इन्हीं चीजों को शायद ध्यान में रखते हुए की गई थी, लेकिन उसको बदल दिया गया। और आज के डेट में जो फौजी जो पेंशन ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर इन बातों को ध्यान में रखें तो बहुत कम ले रहे हैं, जिनको पुनर्विचार करने की जरूरत है। चलिए इस तरीके के मुद्दे अभी उठ रहे हैं, ये अच्छी बात है, तो इन मुद्दों को अभी जोरों शोर से उठाने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।